हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न स्वतंत्रता के बाद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जो अस्थायी रूप से बने रहे। सच्चिदानंद सिन्हा एक भारतीय वकील और सांसद थे। सभा ने फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए उन्हें सबसे उम्रदराज सदस्य के रूप में चुना था। अगला प्रश्न है, डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति रूस था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई एवं 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरे में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे प्लान। 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह योजना 1944-45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन से प्रदेश के बारे में विवाद था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत। भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर विवाद चल रहा था। तिब्बत भारत व चीन के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा था। चीन ने 1950 में तिब्बत को हड़प लिया, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने समझौतावादी रुख अपनाया। भारत एवं चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का पारस्परिक सम्मान करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप शामिल था।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। अगला प्रश्न है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पंचशील संधि का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों की असहभागिता। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने तिब्बत को हड़प लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में। अगला प्रश्न है, इनमें से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट पियरलोथ। इनको छोड़ के गमाल अब्देल नासेर, जोसेफ ब्रास टिटो और जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे विदेश नीति का मूल आधार जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रास टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने किया था। 1961 में बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। अगला प्रश्न है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 देशों ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में सिहला ओनली बिल प्रभाव में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, SWR भंडार नायके। SWR भंडार नायके के नेतृत्व में सिहला ओनली बिल प्रभाव में आया। नायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उसी समय श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित करके सिहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया था। आगे के प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें।
पहला कथन है, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। दूसरा कथन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल के किले को सुरक्षित रखा गया ताकि सामाजिक असमानता का इतिहास लोगों की स्मृति में बने रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट लुई 16वां ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। बास्तिल के किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वोल्टेयर थे। इन बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन किया है। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? पहला है वित्तीय संकट, दूसरा है कुलीन क्रांति और तीसरा है मेरी एंतोइनेट का उद्भव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, वित्तीय संकट और कुलीन क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति घटनाओं की एक श्रृंखला थी। फ्रांसीसी क्रांति का कारण वित्तीय संकट एवं कुलीन क्रांति था। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष खाली था, क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से बढ़ गए थे। क्रांति के पहले फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटे थे। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था एवं इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी। तीसरे स्टेट के लोग ही अदा करते थे। मेरी एंतोइनेट का उद्भव होना क्रांति का कारण नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली व फिजूल खर्ची का बोझ क्रांति का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15वें के शासनकाल के दौरान हुई थी। दूसरा है, यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। तीसरा है, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक। पहला असत्य है, बाकी दोनों ही सत्य दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वह आर्थिक रूप से अस्थिर था। दूसरा है, इसका तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था। तीसरा है, यह कृषि अधिशेष था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। वह आर्थिक रूप से अस्थिर था और इसका तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था। अगला प्रश्न है, शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। लुई 16वां 1774 में शासक बना, ये सही है। फ्रांस के शासकों के राजा बनने का वर्ष इस प्रकार है, लुई 14वां 1643 में, लुई 15वां 1722 में और लुई 16वां 1774 में राजा बना। अगला प्रश्न है, टुलूज के डैश ने 1788 के कैलोन का स्थान लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्क बिशप। टुलूज के आर्क बिशप ने 1788 ईस्वी में केलोन का स्थान लिया था। इससे पहले ही फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को कैहियर्स डी डोलियोस के रूप में जाना जाता था। फ्रांस में पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट था। फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को सीएस या आबे शिएस ने मंजूरी दी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उनका नेतृत्व मिराबे और आबेसियस ने किया। आबेसियस मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली पेम्पलेट लिखी। 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष जीन सिल्वेन बेली चुना गया। जॉक लुई डेविड द्वारा एक विशाल पेंटिंग बनाई गई, जिसमें तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। चित्र को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैहियर्स डी डोलियोंस। अगला प्रश्न है, फ्रांस के तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीएस ने। अगला प्रश्न है, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन सिल्वेन बेली को। 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष जीन सिल्वेन बेली को चुना गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने डैश को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकी उपनिवेशों। ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, जिसके कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का और अधिक कर्ज बढ़ गया। फ्रांस पर 2 अरब कर्ज पहले से ही था।
अब सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सत्यता की जांच करें। पहला कथन है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। कथन 2 है, फ्रांस द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का और अधिक कर्ज बढ़ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1774 में। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। 1785 में मेरी एंटोइनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच फंस गई थी। 1787 में लुई 16वां ने ट्रोयेस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। राजा लुई 16वां ने 1780 के दशक में वित्तीय संकट के निराकरण के लिए संपदा जनरल की मांग की थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए इसने क्रमशः तुर्गो नेकर केलोन एवं लोमेन डी ब्रीन को वित्त मंत्री बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने के पहले अंतिम शासक लुई 16वां था। लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। 14 जुलाई को भीड़ ने बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। लुई 16वां 1791 में पेरिस भाग गया था। अगला प्रश्न है, 1785 में मेरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड नेकलेस। अगला प्रश्न है, लुई 16वें की पत्नी कौन थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरी एंटोनेट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लुई 16वां ने ट्रोयेस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1787। अगला प्रश्न है, राजा लुई 16वें ने डैश में वित्तीय संकट के कारण संपदा जनरल की मांग की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1780 के दशक में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने के पहले अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लुई 16वां। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वें ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मेरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले में फंस गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1785 में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।